फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल में मानव प्रजातियों की बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग पहले बात कर चुके हैं मानव भूगोल में निश्चयवाद की, मानव भूगोल में संभववाद की, नवनिश्चयवाद की। उससे पहले हम लोगों ने अध्ययन, विषय क्षेत्र व अन्य विज्ञानों से संबंध सभी के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं मानव की प्रजातियां। अब मानव प्रजातियां, तो इसमें मानव भूगोल में मानव प्रजातियों का जो अध्ययन है वो बहुत अधिक है, क्योंकि धरातल पर जितने भी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक भूदृश्य पाए जाते हैं या स्थानों पर जब हम जाते हैं तो प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना होता है, ये सब मानव प्रजातियों के द्वारा ही परिलक्षित होती है। यानी यदि हम प्रादेशिक विशेषताओं और विभिन्नताओं की बात करें तो वो भिन्न भिन्न मानव प्रजातियों के योगदान को बताती हैं। प्रोफेसर रॉक्सबी के कथन से अगर हम स्पष्ट करें तो उन्होंने कहा कि प्रजातीय पक्ष अनेक पक्षों में से एक पक्ष है, किंतु नृतत्वीय सामग्री के आधार पर प्रजातियों के वितरण का अध्ययन वही महत्व रखता है जैसा कि भौतिक भूगोल के अध्ययन में भूगर्भ शास्त्रीय सामग्री का भूगोल में और मानव प्रजातीय भूगोल में उतना ही महत्व है जितना भू आकृतियों का। यानी हम जैसे भौतिक भूगोल का जब अध्ययन करते हैं तो भूगर्भ शास्त्रीय सामग्रियां और मानव प्रजातीय भूगोल में का जितना महत्व अध्ययन में है उतना ही भू आकृतियों का अध्ययन है। यानी प्रजाति शब्द को पहले तो बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने एक मत नहीं है, इसमें कोई प्रजाति के समान गुण और समान गुण वाले समूहों को एकत्रित कर लेते हैं। कुछ एक ही भाषा बोलने वालों को प्रजाति के आधार पर मानते हैं, कुछ धर्म के आधार पर मानते हैं, कुछ उनकी शारीरिक गुणों के आधार पर मानते हैं। तो प्रजाति शब्द जो है उसमें सभी विद्वान एक मत नहीं है। प्रजाति के संबंध में ये जो धर्म या फिर राष्ट्र या फिर आपके समान गुण और रंग एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों के रहने वाले, इस तरह से प्रजातियों के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो सही नहीं हैं और उन्हें अवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रजाति संबंधी कुछ परिभाषाएं हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो उन्हीं के आधार पर प्रजाति किसे कहते हैं यह स्पष्ट होता है। यानी कोबर के अनुसार प्रजाति एक प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रमण, वंश या प्रजातीय गुण अथवा उपसमूह के द्वारा जुड़ा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। यानी कोबर महोदय जो है वो कहते हैं कि प्रजाति एक प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, यानी जो एक वंश से दूसरे वंश में आती है। यानी प्रजातीय गुण जो हैं वो वंशानुगत होते हैं। यानी प्रजाति हम केवल उन लोगों को कह सकते हैं जो एक ही वंश के समूह हो, एक ही वंश में, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवधारणा है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसी तरह से हावल महोदय थे, उन्होंने कहा कि प्रजाति विशिष्ट जननिक रचना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक लक्षणों का एक विशिष्ट संयोग करने वाले अंतर संबंधित मनुष्यों का एक वृहत समूह है। अर्थात प्रजाति जो है
वो जननिक रचना यानी पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे जो जन्म होते हैं उसके आधार पर जैसे जैसे शारीरिक लक्षण होते हैं उन सब का जो समूह बनता है उसको आप प्रजाति के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हैडन महोदय के अनुसार प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न होता है। यानी प्रजातियों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं और ये प्रजाति जो शब्द है वो केवल एक ही वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जो आपस में लगभग एक समान जैसा दिखाई देता है। अब अन्य कई परिभाषाओं में प्रोफेसर ब्लाश ने कहा है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। अब इस परिभाषा से हम मानव प्रजाति के बारे में बहुत स्पष्ट बात कर सकते हैं कि मानव प्रजातियों को जब हम अलग अलग बांटेंगे तो किस आधार पर बांटेंगे? उनकी शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर। इसी तरह प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो ग्रिफिथ टेलर थे उन्होंने भी कहा कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। यानी मानव प्रजाति के अंतर्गत उन व्यक्तियों को उन समूहों को प्रजाति में सम्मिलित करेंगे जिनकी नस्ल एक जैसी हो, अर्थात जो एक तरह की विशेषताएं शारीरिक रूप से रखते हों, एक जैसी उनकी शारीरिक बनावट हो। ऐसा नहीं है कि जो सभ्यताओं का विकास हुआ है उनको हम प्रजाति के अंतर्गत रखते हैं। भारतीय समाजशास्त्री थे डॉक्टर मजूमदार, उनका भी कथन है कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर और अन्य समूहों में से पृथक पहचाना जा सके तो उस जैविकी समूह के सदस्य कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो वो एक प्रजाति में होते हैं। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक प्रजाति रहेगी भी एक ही जगह। यानी प्रजाति का जो रहने का स्थान है या भिन्न भिन्न स्थानों पर जाएंगे तो आपको एक ही प्रजाति के लोग मिल जाएंगे। तो प्रजाति का स्थान पर रहने और वहीं रहकर आप कह दें जैसे सभ्यता का विकास किसी एक जगह होता है और प्रजाति जो है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर एक ही प्रजाति के अनेक लोग पाए जा सकते हैं। तो सामान्यतः अब हम ये कह सकते हैं कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिन्हें आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर ही पहचाना जा सकता है। तो एक प्रजाति के अंतर्गत निम्न विशेषताएं उल्लेखनीय होती हैं। जैसे प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है, इसका धर्म, राष्ट्र, जाति, भाषा आदि से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं, शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से पृथक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कहेंगे कि श्वेत प्रजाति का रंग गोरा, बाल सीधे, होठ पतले होते हैं, जबकि नीग्रो प्रजाति का रंग काला, बाल घुंघराले और होठ मोटे होते हैं। तो इन दो आधारों पे हम इन दोनों प्रजातियों को बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं शारीरिक लक्षणों के आधार पर। प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि
पहले जो प्रजाति थी वो आज बदलकर कुछ और हो गई होगी। ये इनके जो शारीरिक लक्षण प्रजातियों में सम्मिलित किए गए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे में शिफ्ट होते हैं, एक दूसरे में हस्तांतरित होते हैं और पर्यावरण का इनके शारीरिक लक्षणों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्यों के एक बड़े समूह में होने चाहिए, ना कि कुछ गिने चुने लोगों में। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में हमने देखा कि अरे ये तो ऐसे दिखते हैं और उसी आधार पर एक प्रजाति को बता दिया। इनका विभिन्न विद्वानों का ये मानना है कि शारीरिक लक्षणों का आधार जो है जिन पर हम प्रजाति को निर्धारण करते हैं उनमें एक बहुत बड़ा समूह एक ही तरह के रूप में दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ हम इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हम जब देखते हैं कि एक नीग्रो प्रजाति, तो अब नीग्रो प्रजाति के लोग आपको अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, और वो उनकी एक ही विशेषता आपको लगातार दिखाई देगी, बाल घुंघराले, होंठ मोटे, रंग काला और संगठित शरीर, लंबा चौड़ा 6-6 फुट का। तो ऊंचाई उनका कद एक क्राइटेरिया होता है, उनके बाल एक क्राइटेरिया होता है, उनका रंग एक क्राइटेरिया है, उनके जबड़े एक क्राइटेरिया है। तो इस तरह से जो शारीरिक लक्षण हैं वो एक जैसे बहुत एक लंबे चौड़े समूह में होने चाहिए, तभी हम उसको प्रजाति में सम्मिलित करते हैं। विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक सी हैं। उनमें जो बाहरी परिवर्तन हुए हैं जैसे त्वचा का रंग, बाल, नाक और आँख की आकृति, वे केवल ऊपरी लक्षणों में हुए हैं। अतः सभी प्रजातियां परस्पर आपस में मिल सकती हैं और प्रजातियों एवं अंतरजातीय विवाह द्वारा वंश वृद्धि भी की जा सकती है। यानी मूलतः सभी प्रजातियां एक जैसी मानी जा गई हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। और इन्होंने कहा कि बाहरी परिवर्तन यानी जैसे त्वचा का रंग कहीं गोरा कहीं काला, कहीं बाल पतले सीधे, कहीं बाल घुंघराले और मोटे, कहीं नाक चौड़ी और कहीं नाक तीखी, कहीं आँखों की आकृति अलग अलग तरह की, आँखों का रंग अलग अलग तरह का। तो ये सारे सब जो लक्षण हैं ये ऊपरी भाग में यानी शरीर की रचना एक जैसी है अंदर से, बस केवल बाहरी लक्षण जो हैं वो प्रजाति में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यदि हम देखें प्रजातीय विकास को और अब जिस तरीके से अंतरजातीय विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, तो उन सब के अंतर्गत आपकी जो ये वंश की विशेषताएं हैं वो लगातार बदलती जा रही हैं। तो ये हुआ मानव की प्रजातियों का परिचय। इस वीडियो में मैंने आपको मानव प्रजाति किसे कहते हैं और प्रजातियां किस आधार पर अलग अलग तरीके से विश्व में पहचानी जाती हैं उसके बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रजातियों के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।